हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों हिस्ट्री का जो है मौर्य वंश जो है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। अगर हम इतिहास के पहले चैप्टर की बात करते हैं, जो कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जन्म बिंदु की अगर बात करते हैं यहाँ पर मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, मेगस्थनीज, अशोक की दम नीति, मौर्य प्रशासन, फाह्यान, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी चीज़ें मतलब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं, जो कि इनका मौर्य काल जो था वो तो आपको पता ही कब से कब तक था, है ना। 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक था। और अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जो मौर्य वंश के जो क्या बोलते हैं शासकों की जो सूची है वो आपको पता होना चाहिए। जो कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद सम्राट अशोक आए, उसके बाद कुणाल आए, उसके बाद दशरथ मौर्य आए, उसके बाद संप्रति आए, उसके बाद शालिशुक आए, उसके बाद देववर्मन आए, उसके बाद शतधन्वन् मौर्य आए, उसके बाद बृहद्रथ मौर्य थे, ये थे। ठीक है। तो अगर हम इनके जो शासक जो थे, इनके शासकों के समयावधि की बात करें, तो अगर हम इसमें से पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो किसने किया था, तो एक ही नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए, वो थे सम्राट अशोक, जो कि 41 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। मौर्य शासकों सूची में सबसे नंबर 1 पे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो है शासक करने वाले जो सम्राट थे वो सम्राट अशोक थे, जो कि 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन जो है वो किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके वन लाइनर बनते हैं, उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अब अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि गृहानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना था। उसके बाद अगर एक और लाइन हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, जो कि चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, द्वारा लिखित एक पुस्तक जो थी वो अर्थशास्त्री, जिसका संबंध किससे था भैया, राजनीति से था। किससे संबंधित था, राजनीति से संबंधित था। अगर चंद्रगुप्त की बात करते हैं, जो कि मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में ये बैठा था। और इसका शासन कब तक चला था, वो 273 ईसा पूर्व, 322 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला था। और अगर हम इनके टोटल शासन की बात करते हैं, तो ये टोटल शासन 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कब तक किया था भैया, 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कब से कब तक, 322 से लेकर के और 298 यहाँ पर। ठीक है, 298, ठीक है, 298, 298, यानी कि 298, 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और इनका कुल शासनावधि जो थी वो 25 वर्षों की थी। कितनी दोस्तों, 25 वर्षों की थी। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी भी था। किसका अनुयायी था भैया, चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपना जो अंतिम समय था वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। कहाँ पर बिताया था, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने अपने अंतिम जो इनका था वो बिताया था। ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं कि इनको कभी कभी चंद्रगुप्त ने नाम से भी संबोधित किया जाता है, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य में अधीन लाने में सफल भी रहे थे। ठीक है। इनका शासनकाल कहीं कहीं पर आपको 24 वर्ष लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 25 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को जो है दोस्तों इन्होंने हराया था। किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो थी उनकी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। और युद्ध में संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, जो कि काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, चंद्रगुप्त को दे दिए गए थे। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन से वो 4 राज्य थे जो
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को दहेज के रूप में दे दिया था। वो कौन से ऐसे 4 राज्य थे? तो अगर हम 4 राज्यों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो काबुल प्रांत था, कंधार था, हेरात था और मकरान था। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किसकी दीक्षा ली थी? गुरु भद्र से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी वो इंडिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का वर्णन हुआ था वो एपियानस में किया गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में भी दिए थे। कितने हाथी? हाथियों की संख्या कितनी? तो सर 500 थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो थी वो दोस्तों 298 ईसा पूर्व में स्तरपट नामक में उपवास की वजह से हुई थी। यानी उपवास रखे थे, इसकी वजह से इनका जो था वो निधन हो गया था। ठीक है ना, निधन हो गया था। किसकी वजह से? उपवास की वजह से। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी वजह से इनका मतलब मृत्यु इनके किसकी वजह से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से हुई थी। उपवास की वजह से। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने जैन धर्म में अपना लिया था, उसके बाद सिंहासन त्याग कर ये कहाँ चले गए थे? कर्नाटक के स्तरपट में अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दूसरे हमारे जो शासक आते हैं भैया वो आते हैं बिंदुसार। दूसरे शासक कौन आते हैं? जस्ट इनके बाद, यानी जब इनका शासनकाल खत्म हो गया। इनका शासनकाल कब खत्म हुआ था? तो 298 में इनका शासनकाल खत्म हुआ था और 298 से ही बिंदुसार भाई साहब का शासन शुरू होता है। और बिंदुसार भाई साहब का जो शासन 298 में शुरू होता है और ये कहाँ तक शासन करते हैं? 273 तक शासन करते हैं। ठीक है ना, 298 से 273 तक ये शासन करते हैं। ठीक है ना। और इनके टोटल समय अवधि जो होती है इनकी भी 25 वर्षों तक की होती है इनकी, यानी इनकी भी 25 वर्षों तक शासन की अवधि होती है 25 वर्षों तक होती है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वो बिंदुसार हुआ था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था और अमित्र घात का अर्थ यानी शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारिसार भी कहा जाता है। ओके। उसके बाद एस्ट्रो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। उसके बाद बात करते अगर यहाँ पर कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। किसको कहा गया है? बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया। अगर बिंदुसार के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके शासन में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक था ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। कहीं कहीं पर आपको इनका शासन जो मिलेगा लिखा हुआ मिलेगा वो 300 से 272 मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको 300 से 272 मिलेगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि जो बिंदुसार था वो आजीवक धर्म को मानता था। किसको मानता था? आजीवक धर्म को मानता था। उसके बाद एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। उसके बाद अगर बात करते हैं आप लोग कि यहाँ पर कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे भाई साहब जो थे सम्राट अशोक। अगर यहाँ पर बात करते हैं भैया सम्राट अशोक के बारे में, तो सम्राट अशोक जो था उसका जो शासनकाल स्टार्ट हुआ था वो 273 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 269 मिलेगा, लेकिन जो इसकी एक्चुअल जो है वो 273 से 232 यानी कि इन्होंने टोटल 41 साल जो है 41 साल तक शासन किया था इन्होंने। कितने साल तक? 41 साल तक शासन किया था। उसके बाद अगर बात करते हैं राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे अवंती का राज्यपाल था। किसका राज्यपाल था? अवंती राज्य का राज्यपाल था। और मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। किसका नाम? अशोक का नाम अशोक ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। ठीक है।
उसके बाद पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में इसको क्या कहा गया, अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी में कालिंग पर आक्रमण किया और कालिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था पूरी तरीके से। प्लिनी का कथन ये है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टामली सेकंड कहते हैं, ने पाटलिपुत्र में डायनीशियस नाम का एक राजदूत भेजा था और अशोक के दरबार में कहाँ भेजा था, अशोक सम्राट अशोक के दरबार में भेजा था। और अगर बात करते हैं कालिंग की लड़ाई में जीवन के साथ इनके निर्णायक मोड़ साबित हुए, जिनका उनका जो मन था युद्ध में वह नरसंहार से ग्लानि भरा हुआ था। किसका, अशोक का। कहीं कहीं पर आपको इनका मतलब सम्राट अशोक मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको चक्रवर्ती सम्राट अशोक मिलेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका पूरा नाम है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि उपगुप्त जो थे नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा थी। इन्होंने, अशोक ने किस धर्म की दीक्षा ली थी, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हैं तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक ने, कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि अशोक ने उन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, उन 4 गुफाओं के नाम क्या थे, तो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी इनके नाम थे। उसके बाद यहाँ पर बात करते, अशोक के पुत्र जो थे वो दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ठीक है ना, कौन सी गुफा, नागार्जुन गुफा। अशोक की माता का नाम अगर यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, पूछा जाता है आपसे, तो अशोक की माता का नाम जो था वो सुभद्रांगी था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, अशोक ने किया था। आगे बात करते हैं आप लोग यहाँ पर कि अशोक के शिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अस्माइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अस्माइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, जबकि खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से है और शेष भारत से ब्रह्मी लिपि के अभिलेख जो है वो मिले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ये 3 लेख हैं। अशोक के 3 लेख कौन कौन से हैं, किन किन लेखों में बांटा गया, अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप बेसिकली आप बता सकते हो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेट्टी पेनथेलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या 214 थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, इनकी संख्या जो टोटल थी 14। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप को हुई थी। किसको हुई थी, जेम्स प्रीसेप को हुई थी। ठीक है ना, जेम्स प्रीसेप को हुई थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर 3 टॉपिक आपके बिंदास, सम्राट अशोक और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। इन 3 से मतलब आपके बढ़ के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपका इनमें से में से अगर कहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली आपका इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्त मित्रों के साथ। और जो आपका पहला चैप्टर मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, उस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपके करवा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।